नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट, जो कि आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर आज की क्लास में आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। क्लास आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ एआरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ भी सकते हैं। क्लास इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आपको, आप यहां कांटेक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजॉन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन जरूर करें। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट सिचुएटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ बाल्टिक सी? बाल्टिक सागर के तट पर कौन स्थित नहीं है? लाटविया, पोलैंड दोनों ही आपके बाल्टिक सागर के साथ अपने तट को शेयर करते हैं। लाटविया, रशिया ये दोनों भी शेयर करते हैं। स्वीडन भी अपनी कोस्ट को शेयर करता है, बाल्टिक सागर से इसका तट स्थित है बाल्टिक सागर पे। रशिया का भी अभी हमने बताया, स्वीडन भी। यहाँ पे नॉर्वे जो दिया है, नॉर्वे का तट जो है वो बाल्टिक सागर से नहीं सटा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? नॉट पूछा है तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मैप में देखते हैं हम, यहाँ पर देखिए ये आपको बाल्टिक सी दिख रहा है। बाल्टिक सी में इधर हम देखेंगे तो इधर फिनलैंड है, फिर इधर एस्टोनिया है, लाटविया है, ठीक है, ल्यूथेनिया है, पोलैंड है, जर्मनी है, डेनमार्क है और स्वीडन है। ऑप्शन में आपको नॉर्वे दिया था, नॉर्वे इस साइड है, ठीक है, वो बाल्टिक सागर के साथ अपने तट को नहीं शेयर कर रहा है। यहाँ पे नॉर्वेजियन सी है, उसके साथ नॉर्वे अपने बाउंड्री को शेयर कर रहा है, कोस्ट को। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। ये आपका पूछा गया प्रश्न है, 2021 में ये आरओ एआरओ में पूछा गया था। अगला प्रश्न हम अब देखते हैं। यहां पर देखिए, पार्ट 9A of the Constitution of India gave a constitutional foundation to the local self-government unit in the following areas। यहाँ पे बोला गया है भारत के संविधान के भाग 9A में निम्नलिखित क्षेत्र की स्थानीय शासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। तो यहाँ पे रूरल एरियाज दिया है, अर्बन एरियाज दिया है। देखिए क्लास, हम पार्ट 9 की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा पार्ट 9 में हम पंचायत की बात करते हैं, ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया था। लेकिन पार्ट 9A जो है वो आपका म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, ये भी आपको पता है, ठीक है। यहाँ पर जब हम पार्ट 9 की बात करते हैं तो ये आपका क्या है? ये आपका रूरल एरिया से रिलेटेड है, रूरल गवर्नेंस से रिलेटेड है। और 9A जो है वो खाली अर्बन एरिया से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ओनली 2, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और ये तो आपको पता ही है, ये हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया था और इससे हमने 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं 9th B की, तो हम किसकी बात करते हैं? हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करते हैं। ये भी चीज आपको याद रखनी है। तो इतने सारे पॉइंट्स क्लास आपके दिमाग में होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडीजल प्लांट? कौन सा आपका जैव डीजल पौधा है? जेट्रोफा, रोसा घास या फिर जावा घास या फिर गुगुल? तो यहाँ पे बायोडीजल प्लांट जो है वो आपका जेट्रोफा है। याद रखिएगा, परीक्षा में ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। मंदसौर प्रशस्ति प्रेजेंट द डिटेल ऑफ द अचीवमेंट ऑफ विच रूलर? मंदसौर प्रशस्ति की बात की गई है कि इसमें किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत है। तो बताइए, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, रामगुप्त या फिर कुमारगुप्त? तो याद रखिएगा, इसमें कुमारगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन है। तो डी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पहले डिस्कस करते हैं मंदसौर अभिलेख से।
मंदसौर अभिलेख में गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन दिया गया है। मंदसौर प्रशस्ति की रचना वत्सभव ने की थी। मंदसौर अभिलेख में ही सूर्य पूजा का वर्णन किया गया है तथा रेशम का काम करने वाले लोगों का भी वर्णन इसमें किया गया है। ये चीज याद रखिएगा। थोड़ा सा हमने और फैक्ट्स को भी इसमें इंक्लूड किया। अब परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में जैसे अभी आपसे पूछा गया कि मंदसौर अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का वर्णन है, तो आपने कुमार गुप्त बताया। ऐसे ही परीक्षा में पूछा जाता है कि अयोध्या अभिलेख जो है वो किससे रिलेटेड है, तो आप बताएंगे पुष्यमित्र शुंग से। बेसनगर अभिलेख की बात करेंगे तो वासुदेव से। सॉरी क्लास। हाथी गुम्फा अभिलेख की बात करेंगे तो खारवेल से। ऐहोल अभिलेख की बात करेंगे तो पुलकेशिन से। ये सब परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। ग्वालियर अभिलेख भोजा से। इलाहाबाद समुद्रगुप्त। जूनागढ़ रुद्रदामन। भितरी अभिलेख स्कंदगुप्त। नानाघाट सतकर्णी। नासिक गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल यहां से प्रश्न बनता है। इस प्रश्न को देखते हैं। पार्वती अरग्गा रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन आपके सही हैं? या उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है या एक पक्षी अभ्यारण्य है। तो यहां पर देखिए पार्वती अरग्गा की हम बात करें तो हमने कई बार डिस्कस किया है। ये एक रामसर साइट भी है और ये गोंडा में स्थित है, जो कि बिल्कुल सही है। ये बर्ड सेंचुरी है, ये एक पक्षी अभ्यारण्य है, ये भी सही है। तो इस प्रश्न में आपका दोनों ही ऑप्शन सही है, 1 और 2। तो सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब क्लास यहां पर एक बार और रिवाइज कराऊंगी। वैसे मैंने आपसे कई बार डिस्कस किया है उत्तर प्रदेश में जो रामसर साइट्स है, जैसे बखीरा जो है वो संत कबीर नगर में है, ठीक है। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी उन्नाव में है। समन बर्ड सेंचुरी मैनपुरी में है। सांडी हरदोई में है। सुर सरोवर आगरा में है। हैदरपुर मुजफ्फरनगर बिजनौर में है, ठीक है। पार्वती अरग्गा गोंडा में है। फिर यहां पर देखिए हमने इतना डिस्कस किया। समसपुर की बात करेंगे तो रायबरेली में है। सारसाई की बात करेंगे इटावा में है। अपर गंगा रिवर की बात करेंगे तो ये हरिद्वार रुड़की, मतलब इधर हम देखेंगे तो मेरठ में, ठीक है। ये उत्तराखंड के साथ भी अपनी को शेयर करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा क्लास। मैंने आपसे पहले भी बोला है, अब यूपी स्पेशल के क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पीसीएस में भी अपीयर हो रहे हैं तो आपको मेंस भी देना है और वहां पे तो आपको पूरा पता होना चाहिए। तो यूपी में कौन से रामसर साइट्स हैं, कौन से ट्राइब्स हैं, यहाँ के आपके फोक डांस क्या है, फोक म्यूजिक क्या है, सबकी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन आपके सही हैं? He was the architect of a brilliant administrative system. वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट लग रहा है, ठीक है। However, his qualities as a ruler were not more remarkable than his victories on the field of battle. हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं है। तो क्लास यहाँ पर देखिए पहले बोला गया है कि वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे, जो कि सही है। हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं है। नहीं, ये तो गलत है, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? केवल एक आपका सही है, ठीक है। कौन सा सही है? तो केवल एक सही है। फर्स्ट आपका सही उत्तर है। यहाँ पे देख लीजिए, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में शेरशाह सूरी ने न सिर्फ एक शासक के रूप में प्रसिद्ध थे, बल्कि वह एक सुदृढ़ प्रशासनिक, आर्थिक, सैन्य व्यवस्थापक आदि के रूप में भी प्रसिद्ध थे। वास्तव में उसकी प्रसिद्ध का मूल कारण युद्ध विजय से इतर उसके प्रशासनिक व्यवस्था में ही निहित था। तो यहाँ पे ये जो प्रश्न पूछा था, ये एक बहुत ही जनरल सा प्रश्न था। अगर आप थोड़ा सा भी सोच पाते तो आप इस प्रश्न को सही कर सकते थे, इसमें इतनी जानकारी की आवश्यकता नहीं थी। अब देखिए यहीं पर एक और प्रश्न था, हु बिल्ड द, यहाँ पे देखिए दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किलाए कुहना का निर्माण किसने किया था? बताइए किसने किया था? हुमायूं ने, अकबर ने, शेरशाह ने या फिर शाहजहां ने? तो जो किलाए कुहना है उसका निर्माण शेरशाह ने किया था। बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। द नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड
was set up by Government of India in which year? राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार ने किस वर्ष में की थी? 1985 में, 1995 में, 1998 में कि 1992 में? यहाँ पे आपका सही उत्तर है 1992 में। बी आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। ये डायरेक्ट प्रश्न है, अगर आते होंगे तो सही होंगे, नहीं आते होंगे तो गलत होंगे। इस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में हर साल बनते हैं, इसीलिए मैं इन प्रश्नों को डिस्कस कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए एनजीटी की बात की गई है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात की गई है। वॉज एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर? 2007, 2009, 2008 या फिर 2010 में? तो एनजीटी भारत में स्थापित किया गया 2010 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है कहां पर? देहरादून में, भोपाल में, नई दिल्ली में या फिर नागपुर में? तो एफआरआई की बात की गई है, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है, आरओ में भी और यूपीपीसीएस में भी। याद रखिएगा ये कहां पर है? ये देहरादून में है। ए आपका सही उत्तर है, ठीक है। यहां पर वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो थी वो 1906 में देहरादून में की गई थी, और इसका जो पूर्व में इसका जो नाम था, पहले इसका नाम था इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। 2006 में इसका नाम बदलकर वन अनुसंधान संस्थान रख दिया गया। ये चीज याद रखिएगा, 100वीं वर्षगांठ में इसका नाम बदल दिया गया आपका। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है कहां पर? दिल्ली में, देहरादून में, भोपाल में या फिर कोलकाता में? तो ये आपका कहां पर है? देहरादून में। बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1972 में की गई। याद रखिएगा क्लास, आईआईआरएस की स्थापना कब की गई है? 1972 में, क्योंकि अभी हमने परीक्षा में देखा है कि इन्होंने पूछा था, क्या पूछा था एक बार देखते हैं। नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में पूछा था 1992, एनजीटी के बारे में पूछा था 2010। थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। एफआरआई के बारे में अगर हम कहेंगे तो 1906 में इसकी स्थापना हुई थी और 2006 में इसका नाम बदल दिया गया था। आईआईआरएस की बात करेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, जो कि आपके देहरादून में है और इसकी स्थापना 1972 में की गई थी, याद रखिएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च इज सिचुएटेड इन, ठीक है, राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान स्थित है कहां पर? गुरुग्राम में, नई दिल्ली में, मथुरा में या फिर लुधियाना में? तो यहां पर सही उत्तर क्या है? नई दिल्ली में, ठीक है। सी आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। चलिए यहां पर हम देख लेते हैं राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान, जिससे पहले राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान केंद्र के रूप में जाना जाता था, यह भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त संस्थान है। इस संस्थान की औपचारिक घोषणा प्रोफेसर डॉक्टर जेसी बोस के जन्मदिन के अवसर पर 30 नवंबर 1997 को की गई थी। तो हो सकता है परीक्षा में कभी पूछ ले कि किसके जन्म दिवस पर इसकी घोषणा की गई थी, तो आप याद रखेंगे किसके? जेसी बोस के। और ये आपके कहां पर लोकेटेड है? ये आपके नई दिल्ली में लोकेटेड है। तो दोनों ही फैक्टर्स आपको याद रखनी है, ठीक है। याद रखिएगा इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च कहां पे सिचुएटेड है? नई दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में। और जेसी बोस के बर्थडे में 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ आपको बांध दिया गया है, दूसरी तरफ आपको नदी दी गई है। तो दुल्हस्ती की जब भी हम बात करेंगे तो चिनाब, ठीक है, ए का सेकंड 2 जगह दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। फिर गांधी सागर है, उकायू है और तवा है, ठीक है। जब हम उकायू की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी तापी नदी, सी का थर्ड यहाँ पर है। तो यहाँ पे डी आपका सही उत्तर है। देखिए क्लास, मैच द कॉलम में जब मैं सॉल्व करने बैठती हूँ तो कुछ ऐसे ऑप्शंस रहते हैं जो हम बार बार पढ़ते हैं और हमारे दिमाग में एकदम बैठे रहते हैं, ठीक है, तो वो हम तुरंत मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए तवा का तवा ही दिया है, तो डी का 4th ही होगा। गांधी सागर की बात करेंगे तो गांधी सागर जो है चंबल पे है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही है। आप लोग भी ऐसे ही सॉल्व करते होंगे, बताइएगा जरूर। दुल्हस्ती की बात करेंगे तो चिनाब पर, गांधी सागर की बात करेंगे चंबल पर, उकाई की बात करेंगे तो तापी पर, और तवा आपका तवा नदी पर ये बांध है। उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? वाराणसी प्रसिद्ध है, प्रयागराज या मुरादाबाद या फिर बरेली? बताइए। यहाँ पर
बरेली आपका फेमस है सुरमा उद्योग के लिए। डी आपका सही उत्तर है। अब देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र या हम देखते हैं। सुरमा उद्योग की बात करेंगे तो बरेली हो गया। ब्लैक पॉटरी उद्योग की बात करेंगे तो आजमगढ़ में निजामाबाद है, वहां पर ब्लैक पॉटरी आपका फेमस है वहां का। कत्था उद्योग की बात करेंगे तो बरेली, ठीक है। बांसुरी उद्योग पीलीभीत। और प्लाईवुड उद्योग की बात करेंगे तो यहाँ पर सीतापुर, सहारनपुर, ठीक है, नजीजा बाबा और ये बिजनौर। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है? यह भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है, टीसीएस में भी पूछा गया है, आरओ एआरओ में भी पूछा गया है। तो क्लास ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके रिपीट होते हैं और आगे भी रिपीट होंगे। पूरी तरीके से ऐसे प्रश्न आपके खत्म नहीं हो जाएंगे, इसीलिए पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कोई अगर आपसे पूछे भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहां पर है तो आप क्या बताएंगे? आगरा में, लखनऊ में, कानपुर में या फिर वाराणसी में? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है वाराणसी में। डी आपका सही उत्तर है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? 1982 में। बैंक लिंकेज प्रोग्राम ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरआरबी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना आपका कब आया है बताइए? 1998 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो 1975 में। और अगर हम बात करेंगे स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, ये आपका आया है 1993 में, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अरेंज करेंगे क्लास, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे पहले 4 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। तो उत्तर क्या होगा? 4, 1, 2, 3। एक बार उत्तर देख लेते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुई। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई। स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992 में आया। किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। रिंगलमैन स्केल इज यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ द फॉलोइंग। तो रिंगलमैन स्केल का यूज कहां किस लिए किया जाता है? ये आपका यूपी पीसीएस में भी पूछा गया प्रश्न था और आरओ एआरओ में भी ये प्रश्न पूछा गया था, रिपीटेड प्रश्न था। तो यहाँ पर कोहरा के लिए, ध्वनि के लिए, प्रदूषित जल के लिए या फिर धुआं के लिए? उत्तर क्या है? धुआं मेजर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। द हेडक्वार्टर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको कि हम सिडबी कहते हैं, इज लोकेटेड एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो सिडबी का हेडक्वार्टर कहां पर है? कानपुर में, लखनऊ में या फिर गाजियाबाद में या फिर इनमें से कहीं पर भी नहीं। इसका सही उत्तर क्या है? लखनऊ में है। अगर हम सिडबी की बात करें, सिडबी की स्थापना कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990 में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। अगला प्रश्न देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्ड ट्राइब इज नॉट फाउंड इन बनारस डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो वाराणसी में आपका कौन सा अनुसूचित जनजाति नहीं पाया जाता है? चेरो, गोंड, खरवार या फिर सहरिया? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? डी, सहरिया। सहरिया जनजाति की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके ललितपुर में मिलते हैं। कहां पर? ललितपुर में। याद रखिएगा क्लास, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पर देख लीजिए, जब हम खरवार की बात करते हैं तो ये आपके देवरिया, बलिया, गाजीपुर, बनारस, सोनभद्र, ठीक है। सहरिया की बात करेंगे तो ललितपुर में, अभी हमने डिस्कस किया। पहरिया की बात करेंगे तो सोनभद्र में, बैगा, सोनभद्र। पनिका की हम बात करेंगे तो सोनभद्र, मिर्जापुर। अगरिया, सोनभद्र। पतारी, सोनभद्र। चेरो, सोनभद्र, बनारस। और बुनिया की बात करेंगे तो सोनभद्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कहूंगी कि यूपी के प्रश्नों का वेटेज बढ़ रहा है। यहाँ पर आपको कौन से ट्राइब्स पाए जाते हैं, कौन से आपके फोक डांस है, म्यूजिक है, ये सारी चीजों की जानकारी आपको होना चाहिए। तो अगर आप अभी तक नहीं पढ़े इसको तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं। रिवर गंगा एंटर इन उत्तर प्रदेश फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट। तो रिवर गंगा उत्तर प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट से एंटर करती है बताइए? जेपी नगर से, सहारनपुर से, मेरठ से या फिर बिजनौर से?
तो याद रखिएगा, जो गंगा नदी है वो उत्तर प्रदेश में बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है और ये उत्तर प्रदेश के 27 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी के किनारे अगर हम देखें, उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख शहर हैं वो आपके प्रयागराज है, नदी किनारे स्थित, वाराणसी है, कानपुर है, कन्नौज है, मिर्जापुर है, गाजीपुर है, बलिया है, आदि है। ये चीज याद रखिएगा आप, ठीक है। और अगर कभी परीक्षा में आपसे पूछे कि भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को कब, किस वर्ष में भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, तो आप क्या बताएंगे? 2008 में। 2008 में भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। द प्रोविजन ऑफ अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द फॉलोइंग आर्टिकल। तो यहाँ पे किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? 100 में, 108 में, 110 में या फिर नन ऑफ द अबव में? तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता होगा कि 108 में इसका प्रावधान है। और ये भी पता होगा कि ज्वाइंट सिटिंग को बुलाता कौन है, संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट द्वारा इसको बुलाया जाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? जो लोकसभा का आपका स्पीकर होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। Who among the following was the president of All India Trade Union Congress in 1929? ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो यहां पर याद रखिएगा, AITUC के आपके प्रेसिडेंट कौन थे 1929 के सेशन में, ठीक है। तो MN रॉय, यहाँ पे जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू या SA डांगे। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? जवाहरलाल नेहरू, सी आपका सही उत्तर है। देखिए क्लास, जब हम बात करते हैं अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना 1920 में हुई थी, ठीक है, मुंबई में, याद रखिएगा। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आपके लाला लाजपत राय थे, ये भी याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। और 1929 में इसकी अध्यक्षता किसने की है? जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे प्लेसेस दिए गए हैं और तीर्थंकर के नाम दिए गए हैं और आपको मैच करना है। तो सबसे पहले श्रावस्ती की बात करेंगे, तो श्रावस्ती से आपके कौन से तीर्थंकर थे? तो वहां से आपके संभव नाथ थे, ठीक है। ए का फोर्थ देखिए, खाली एक ही जगह दिया है तो सी सही होगा, लेकिन हम और भी देखेंगे। काकंदी की अगर हम बात करेंगे, इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे एक तरफ स्थल दिए गए हैं, दूसरी तरफ तीर्थंकर दिए गए हैं। श्रावस्ती, काकंदी, अयोध्या और पभोसा। तो यहाँ पर श्रावस्ती की अगर हम बात करेंगे तो श्रावस्ती से जो आपके संबंधित थे वो थे संभवनाथ, ठीक है। काकंदी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से आपके कौन रिलेटेड थे? सुविधानाथ। तो ए का फोर्थ तो आपको खाली सी ऑप्शन में दिया है, तो सी ही आपका सही होगा, लेकिन हम और ऑप्शंस को भी मिलाते हैं। अयोध्या की हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऋषभनाथ हो गए, ठीक है। और पभोसा की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पदम प्रभु हो गए, तो सी आपका सही उत्तर है क्लास। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन पूछा गया है। इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है? इंसुलिन, साइटोकाइनिन, थायरॉक्सिन या फिर एस्ट्रोजन। तो आपको पता है इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन ये सब ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, हार्मोन्स वो है, ठीक है। साइटोकिनिन की हम बात करेंगे तो ये आपका एक प्लांट हार्मोन है, तो बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? इन द इवेंट ऑफ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट हु शैल डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो बताइए, अगर राष्ट्रपति भी ना हो और उपराष्ट्रपति भी ना हो तो कौन आपके ऑफिस को संभालेगा? तो प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष, भारत के प्रधान न्यायाधीश या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर है सी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो डिस्चार्ज करेगा फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों आपके ऑफिस में मौजूद नहीं है, तो सी आपका सही उत्तर होगा। यहां पर देखिए आपको एक्ट्स दिए गए हैं, प्रोजेक्ट दिए गए हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, और आपको इनको सही क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। प्रोजेक्ट एलिफेंट की अगर क्लास हम बात करेंगे तो ये 1992 में आया। बायोडायवर्सिटी एक्ट मैंने कई बार बताया है 2002 में।
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। अब अरेंज कर दीजिए इसको आप, तो 3 4 1 2, तो ए आपका सही उत्तर हो गया। ये एक अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रामसर वेटलैंड साइट इज सिचुएटेड इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले आपको दिया गया है होकेरा आंध्र भूमि, फिर आपको दिया गया है पॉइंट कैलिमरी वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य, सो मोरेरी लेक दिया गया है और वुलर झील दिया गया है। तो इसमें से आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए। यहाँ पर जितने भी आपको रामसर साइट्स, जितने भी आपको वेटलैंड दिए गए हैं रामसर साइट्स में हैं वो, लेकिन बोला गया है इनमें से कौन सा आपका जो है वो किसी स्टेट में है। प्रश्न समझिएगा। देखिए, होकेरा आर्द्र भूमि की हम बात करेंगे तो ये आपके जम्मू कश्मीर में है, आपको पता है वो यूटी है। सो मोरेरी की बात करेंगे तो ये लद्दाख में है, वुल्लर जो है जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पे पॉइंट कैलिमरी की अगर हम बात करेंगे तो ये तमिलनाडु में है, जो कि एक स्टेट है। तो थोड़ा सा अच्छा प्रश्न ये भी था। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखते हैं, विथ रेफरेंस टू लेक विक्टोरिया इन अफ्रीका विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो लेक विक्टोरिया से रिलेटेड है। तो द लेक इज सराउंडेड बाय 4 कंट्रीज। लेक विक्टोरिया को 4 कंट्रीज ने घेरा है। इट इज सिचुएटेड इन द अफ्रीकन रिफ्ट वैली। यहां पर आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, लेकिन लेक विक्टोरिया को 4 कंट्रीज ने नहीं, खाली 3 कंट्रीज ने घेरा है। वो आपकी कौन कौन सी है, केन्या, तंजानिया, युगांडा। सॉरी क्लास, आप कट से याद रख सकते हैं, कट से, के से केन्या, युगांडा और तंजानिया। तो यहां पर पूछा गया है कौन सा आपका सही है, तो केवल 2, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहां पे देख लीजिए, ये लेक विक्टोरिया दिख रहा है आपको, इधर केन्या हो गया, इधर युगांडा हो गया और इधर तंजानिया हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। एक तरफ दिया है आपको मक्का, मक्के में लिखा है नर मंजरी निकलना, फिर मूंगफली में खूंटी बनना, काबुल चना में किल्ले निकालना और तंबाकू में सीड्स कर्तन। तो यहां पर क्लास अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मक्का नर मंजरी निकलना सही है, मूंगफली की बात करेंगे तो खूंटी बनना सही है, काबुल चने में जो किल्ले होते हैं वो नहीं निकलते। किल्ले निकलने वाले जो फसल है वो आपके गेहूं है, धान है, जौ है, मक्का है आदि है। ठीक है, आपके काबुल चने में किल्ले नहीं निकलते हैं। तंबाकू की बात करेंगे तो सीड्स कर्तन सही है। यहां पर कौन सा करेक्टली मैच नहीं था, तो सी आपका करेक्टली मैच नहीं था। आगे बढ़ते हैं, विद रेफरेंस टू द अलास्का विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, इज आर करेक्ट। अलास्का की बात अगर हम करते हैं, या संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है। ठीक है, हाँ, अलास्का में तेल मिलता है, ये संयुक्त राज्य यूएसए के अंदर में आता है, ये आपका बिल्कुल सही है। इट वॉज परचेज फ्रॉम रशियंस इन 1867, ये भी आपका सही है। अमेरिका ने इस क्षेत्र को 1867 में रूसी साम्राज्य से महज हम देखें तो $7.2 बिलियन करोड़ में खरीदा था। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है, सी सही उत्तर है। अब क्लास अभी तक हमने जो प्रश्न देखे वो हमने पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को देखा। अब हम कुछ नए क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए, भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है, तो बताइए भारत का रूर प्रदेश हम किसे कहते हैं। हम झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। ठीक है, क्यों हम भारत के रूर प्रदेश झारखंड को कहते हैं, क्योंकि ये आपके कोयला उत्पादन के लिए फेमस है। याद रखिएगा, झारखंड को हम रत्न गर्भा भी कहते हैं। कोयला भंडार में झारखंड प्रथम स्थान पर है और झारखंड राज्य का सर्वाधिक उत्पादक कोयला क्षेत्र जो है वो दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र है। करणपुरा, झरिया, बोकारो इत्यादि जो है वो झारखंड में प्रमुख कोयला क्षेत्र है। यहां पर देखिए, कोयला क्षेत्र रानीगंज जो है वो भारत में सबसे पुराना कोयला क्षेत्र है, जो कि कहां पर है, पश्चिम बंगाल में है। झारखंड में हमने देखा झरिया है, बोकारो है, धनबाद है, गिरिडीह है, करणपुरा है, रामगढ़ है और डाल्टनगंज है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास, सुमेलित करने को दे दिया जाता है, किसी भी तरीके से प्रश्न यहां से बनते हैं। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो सिंगरौली याद रखेंगे, सुहागपुर याद रखेंगे, जोहला याद रखेंगे, उमरैया, सतपुरा, कोलफील्ड, ये सारे आपके कोयला क्षेत्र हैं। उड़ीसा में तालचेर, हिमगिरी, रामपुर, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको 2-3 स्टार दूंगी क्योंकि यहां से प्रश्न परीक्षा में रिपीट होते हैं। ठीक है, कंटापल्ली की हम बात करेंगे और सिंगरैनी की, जो कि तेलंगाना में है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको एक जगह आप नोट करें। छत्तीसगढ़ में देखिए कोरबा हो गया, ठीक है,
फिर यहाँ पे बिसरमपुर हो गया, सोनहट हो गया, झिलमिल हो गया, हसदो अरंड हो गया। असम की बात करेंगे तो मकूम, नजीरा, जांजी, जयपुर। मैंने आपको पहले भी रिपीट कर रही हूं, पहले भी मैंने आपको बताया है, जब आपसे कभी भी परीक्षा में पूछे कि जयपुर कोलफील्ड कहाँ है, जयपुर कोयला क्षेत्र कहाँ है, तो कंफ्यूज मत हो जाएगा, राजस्थान मत लगा के आइएगा, असम में। ठीक है, कोयला क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जयपुर कोयला क्षेत्र जो है वो असम में है। मेघालय की अगर हम बात करेंगे तो उमरलोंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे लैंग्रिंग याद रखिएगा। और नामचिक नामपुक की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में। क्लास में आपसे कहूंगी अगर प्रीलिम्स में अपीयर हो रहे हैं तो इस टॉपिक को जरूर पढ़िएगा, कोयला क्षेत्र, परीक्षा में यहां से प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, दूसरा प्रश्न है दक्षिण एशिया वन जीव परिवर्तन नेटवर्क की बात की गई है। साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क के संबंध में चीजें पूछी गई है। दक्षिण एशियाई देशों का एक अंतर सरकारी वनजीव कानून प्रवर्तन समर्थन निकाय है ये। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल वाइल्ड लाइफ लॉ इन्फोर्समेंट सपोर्ट बॉडी है ये। इसका गठन 2015 में हुआ है और इसका मुख्यालय भूटान में है। तो क्लास में आपको बता दूं, इसका जो गठन है वो 2015 में नहीं 2011 में हुआ है और इसका जो मुख्यालय है वो भूटान में नहीं, वो काठमांडू नेपाल में है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, केवल ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो बताइए, लोकसभा का जो आपका जो हेड होता है लोकसभा सेक्रेटरीट का, उसको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर या फिर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसको अपॉइंट करता है स्पीकर। सी आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। अच्छा, अब एक प्रश्न आपके लिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे उत्तर दीजिए, लोकसभा के स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है। मैं फिर से पूछ रही हूँ, लोकसभा के स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है, भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य। कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा क्लास। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, तिथि से रिलेटेड है। मधुमक्खी दिवस की अगर हम बात करेंगे तो मधुमक्खी दिवस अभी गया है, 20 मई को हम मधुमक्खी दिवस मनाते हैं। तो ए का फोर्थ आपको 2 जगह दिया है। गौरैया दिवस की बात करेंगे तो 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। तो बी का थर्ड यहाँ दिया है। ठीक है, वर्ल्ड टाइगर डे की बात करेंगे, विश्व बाघ दिवस की बात करेंगे तो 29 जुलाई को। ठीक है, सी का सेकेंड। एलिफेंट डे आपका 12 अगस्त। तो उत्तर क्या हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अकबर के सुलाहे कुल का क्या उद्देश्य था। बताइए, अकबर के सुलाहे कुल का क्या उद्देश्य था। ईश्वर एक है, सभी धर्म समान है, सर्वोच्च निर्माता है या फिर सार्वभौमिक सहिष्णुता इससे रिलेटेड थे। तो बताइए, यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है यूनिवर्सल टॉलरेंस। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कांग्रेस के गठन से लेकर भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित हुए। तो यहाँ पर आपको कलकत्ता दिया है, मुंबई दिया है, मद्रास दिया है, दिल्ली दिया है। तो सबसे ज्यादा जो अधिवेशन हुए थे वो आपके कोलकाता में हुए थे, याद रखिएगा। ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। क्लास, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब फॉर्मेशन हुआ था तो वहां पर एक चीज बोली गई थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन है वो जिस प्रोविंस में होगा वहां के लीडर उसकी अध्यक्षता नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे अगर वो बॉम्बे में हो रहा है, पुणे में हो रहा है, बॉम्बे वाले रीजन, तो वहां पर आपके जो बॉम्बे के जो लीडर्स वहां से बिलोंग करते वो उसको प्रिसाइड नहीं करेंगे। अगर वो कोलकाता में हो रहा है तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो कोलकाता से लोग बिलोंग करते वो उसको प्रिसाइड नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज भी याद रखिएगा। तो ए आपका सही उत्तर है यहाँ पर। चलिए 7वें प्रश्न को हम देखते हैं, यह मृदा उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है या उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण तीव्र लिचिंग का परिणाम है। किसके बारे में ये बोला गया है, रेगुर मृदा के, जलोढ़ मृदा के, लेटराइट मृदा के या फिर पर्वतीय मृदा के। तो याद रखिएगा, जो लेटराइट मृदा है उसका विकास उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेशों तथा मानसूनी प्रदेशों में होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर आपका सी सही उत्तर है। लेटराइट में आपके काजू होते हैं, चाय, रबड़, मसाले की खेती होती है। सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से कथन तथा कारण आपको बताना है।
0 डिग्री से बहुत कम मान के ताप का मापन अल्कोहल तापमापी की सहायता से किया जाता है। पारा मात्र -39 डिग्री पर ही जमने लगता है, जबकि अल्कोहल -114 डिग्री सेंटीग्रेड तक जमता नहीं है। यहाँ पर दोनों ही आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगर बहुत ही कम टेम्परेचर को मेजर करना है तो वहां पे अल्कोहल तापमापी का यूज किया जाता है। ये चीज याद रखिएगा, अल्कोहल थर्मोमीटर का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें मैच करना है। पोटेशियम ब्रोमाइड, मैंने आपको कितनी बार बताया है, पोटेशियम ब्रोमाइड जो है वो किस चीज के लिए यूज होता है, वो यूज होता है फोटोग्राफी में। ए का फोर्थ एक ही जगह दिया है। और देखते हैं पोटेशियम नाइट्रेट की बात करेंगे तो बारूद में, ठीक है, बारूद में, गन पाउडर में, तो बी का 3rd। पोटेशियम सल्फेट की बात अगर हम करेंगे तो पोटेशियम सल्फेट को हम उर्वरक के रूप में, फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं, सी का 2nd। और मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट की बात करेंगे तो बेकरी में। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर है 9th का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन देखते हैं हम लोग। सोडा कांच सबसे सस्ता व सर्वनिष्ठ कांच होता है। जैना कांच सर्वोत्तम श्रेणी का कांच होता है। असत्य पूछा गया है क्लास, यहाँ पे देखिएगा। पूर्व कांच का उपयोग धूप वाले चश्मों के लेंस के निर्माण के लिए किया जाता है, ये भी हमने डिस्कस किया है। और कांच को कठोर बनाने के लिए पोटेशियम आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका जो गलत है वो क्या है, डी गलत है। कांच को कठोर बनाने के लिए पोटेशियम आयोडाइड का नहीं, पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। इसी वजह से 10वां आपका गलत है। ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ था, बताइए। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ था सत्य की प्राप्ति का रास्ता, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति का रास्ता, ईश्वर संस्मरण का एकमात्र रास्ता, या आत्म विलीनीकरण। तो उत्तर आपका क्या है, सत्य की प्राप्ति का रास्ता। तो ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 12वां प्रश्न। कोशिका भित्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पादपों में या सेलुलोज की बनी होती है, जीवाणु में या काइटिन की बनी होती है, और तीसरा है आपको कवकों में या आपका पेप्टिडोग्लिकाइन की बनी होती है। यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा, 12वें का प्रश्न को ध्यान से पढ़िए क्लास। पूछा गया है आपसे कौन सा आपका सही है, सही बोला गया है। तो जो सेल वॉल्स होती हैं वो सेलुलोज की बनी रहती है खाली, ये आपका सही है। या कोशिका झिल्ली का बाह्य आवरण होता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। या केवल पादपों प्लांट्स में कवकों तथा जीवाणु की कोशिकाओं में ही पाया जाता है। और पादपों की अगर हम बात करेंगे, पादपों की मतलब प्लांट्स की अगर हम बात करेंगे तो उसमें ये सेलुलोज की बनी रहती है। जीवाणु की अगर हम बात करेंगे तो जीवाणु में ये पेप्टिडोग्लिकेन की बनी रहती है, कैन की बनी रहती है, ठीक है। और जब हम कवकों की बात करेंगे तो कवकों में ये आपकी काइटिन की बनी रहती है, ये चीज याद रखिएगा। तो इसको इंटरचेंज कर दिया गया था 2 और तीसरे ऑप्शन को, तो एक ही आपका सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शैवाल का प्रयोग औषधीय प्रयोजन के रूप में किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है बताइए। लेमिनेरिया का, पोरपाइरा का, सारागासम का, या फिर क्लोरेला का? तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है क्लोरेला का, डी आपका सही उत्तर है, ठीक है। क्लोरेला का प्रयोग जो है वो औषधीय प्रयोजन के रूप में किया जाता है। इसको एंटीबायोटिक तैयार करने के लिए यूज किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं, 14 प्रश्न। 14 प्रश्न थोड़ा बड़ा है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिकेंद्र बल का उदाहरण नहीं है? यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का कौन एग्जाम्पल नहीं है, ये बोला गया है। अब देखिए, सर्कस में मौत के कुएं की दीवार पर मोटरसाइकिल चलाने वाला, आप लोग देखे होंगे सर्कस में ऐसे कुआं रहता है और लोग यहाँ पे मोटरसाइकिल वो चला रहा रहता है। मोड़ पर रेल की पटरी व सड़कों पर अंदर की तरफ ढलान रखा जाना जिससे गाड़ियां ना गिरे, या एक साइकिल सवार द्वारा मोड़ पर मुड़ते समय गिरने से बचने के लिए अपने शरीर को अंदर की ओर झुका लेना, और आखिरी है कार में बैठे व्यक्ति का कार के अचानक दाहिनी तरफ मुड़ने पर बाई ओर कार की खिड़की से टकरा जाना। तो इसमें आपका कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, ये बोला गया है। तो डी आपका नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 15 प्रश्न।
निम्नलिखित में से कौन सा अनुदैर्ध्य तरंगों के उदाहरण है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के एग्जाम्पल बोले गए हैं। भूकंप तरंगे, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, वायु में ध्वनि तरंगे। यहाँ पर जितने भी आपको दिए गए हैं सब लॉन्गिट्यूडनल वेव के एग्जाम्पल है। तो उत्तर सही क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर है। क्लास अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल जूट ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे लोकेटेड है? कोलकाता में, ढाका में, कोलंबो में या फिर बैंकॉक में। तो अंतरराष्ट्रीय जूट संगठन का जो मुख्यालय है वो ढाका बांग्लादेश में स्थित है, याद रखिएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी। बी आपका सही उत्तर है। 17 प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो लेंसडाउन दिया है उत्तराखंड, नंदी हिल्स दिया है पश्चिम बंगाल, यरकाट दिया है तमिलनाडु, खंडाला दिया है महाराष्ट्र। तो यहाँ पे कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है बोला गया है? तो याद रखिएगा नंदी हिल्स जो है वो पश्चिम बंगाल में नहीं है, वो कहां पर है? कर्नाटक में है, कर्नाटका में है, याद रखिएगा। तो बी आपका सही उत्तर हो गया। तो क्लास आपने देखा, आज की क्लास में हमने कुछ पीवाईक्यूज डिस्कस किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए, कुछ हमने नए क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा वीडियो को। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, किसी भी तरीके का डाउट होता है। और फिर मैं आपसे कहूंगी मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। अगर कोई भी दिक्कत है हम लोग साथ में हैं, हम लोग आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। लेकिन परिश्रम आपको करना है, पढ़ाई आपको करनी है, अपने प्रति वफादार भी आप ही को बनना है। हम आपकी सहायता कर सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं, आपकी क्वेरीज का आंसर दे सकते हैं, लेकिन अपने प्रति वफादार होकर पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपका दिन मंगलमय हो। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए।